Hello students. Now today in this lecture we are going to take a new topic of D and F block, that is F block. We have already completed the D block side. Now we are going towards the F block. F block जो है इसमें हमारे पास दो सीरीज है. इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू सीरीज. दैट इज, एक को हम बोलते हैं लैंथनॉइड्स और दूसरी जो सीरीज है उनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स. एफ ब्लॉक में हमारे पास दो चीजें हैं, लैंथनॉइड और एक्टिनॉइड. तो सबसे पहले हम लैंथनॉइड देखेंगे, इसके बाद हम फोकस करेंगे किस पे, एक्टिनॉइड साइड पे. सो वी आर गोइंग टू टेक हियर लैंथनॉइड्स. लैंथनॉइड जो है इसका दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आप इनको कह सकते हो. आप इनका दूसरा नाम दे सकते हो रियर अर्थ मेटल्स. ये इनके नाम है, लेकिन ज्यादातर इनको लैंथनॉइड से पुकारा जाता है. ये जो लैंथनॉइड्स है ये स्टार्ट होता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में. देखिएगा सीरियम पीरियोडिक टेबल के नीचे दिया होता है, सीरियम से लेके टू लिट्यूशियम. सीई सीरियम का सिंबल, एलयू लिट्यूशियम का सिंबल. सीरियम इट्स एटॉमिक नंबर इज 58. फिर आगे आप चलेंगे जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें है. एंड लिट्यूशियम इज 71. तो एटॉमिक नंबर कहां से कहां है, एटॉमिक नंबर वेरी होता है 58, फिर 59, 50, 60 अप टू 71. तो टोटल ये जो बनते हैं हमारे पास, दीज आर 14 एलिमेंट्स. इसमें हमारे पास कितने आते हैं, 14 एलिमेंट्स. ये है हमारे पास लैंथनॉइड. लेकिन इनका नाम ये लैंथनॉइड क्यों बोलते हैं जबकि इसमें लैंथनॉइड है ही नहीं. अगर आपको याद होगा जो हमने सीरीज पढ़ी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, हमने 3D सीरीज पढ़ा, 4D पढ़ा, उसके बाद 5D सीरीज पढ़ा. 5D सीरीज में आपको मैंने कहा था 5D सीरीज जो है इसमें स्टार्टिंग पे ही हमारे पास 5D सीरीज जो है पहला एलिमेंट है इसका लैंथनम, उसके बाद है हैफनियम, उसके बाद है टेंटैलम. ऐसे ही ये चलती हैं. ये 5D सीरीज आप कहते हो, या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको आपने पीछे पढ़ा है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. इस लैंथनम का एटॉमिक नंबर है 57. इसका है 72. लैंथनम के बाद आता है हैफनियम, लेकिन एटॉमिक नंबर में बीच में गैप है. 57 के बाद 72 सीधे स्टार्ट हो गया, बीच में गैप है. ये जो गैप है ये बाकी एलिमेंट्स कहां है, ये बाकी जो एलिमेंट्स है वो ये वाले हैं. ये जो आप पढ़ते हो सीरियम से लिट्यूशियम तक, देखिए 58 से 71 तक जो बीच में गैप थी, गैप फिल होती है इनसे. लेकिन इनको फिर इस इधर क्यों नहीं रखा, उसके पीछे वजह है. इनको हम रखते हैं, लैंथनम को, हैफनियम को, टेंटैलम को, इनको एक साथ इसलिए रखा क्योंकि इनका जो आउटर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है 5D में जाता है. लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन, ये जो है इनका इलेक्ट्रॉन 5D में नहीं जाता लास्ट वाला, तो इनको अलग करके रखना पड़ा. इनको रखना पड़ा कहां पर, पीरियोडिक टेबल में आपने चार्ट निकाल दिया अलग से नीचे. ठीक है, तो ये जो है ये अलग से हमें पढ़ना है कहां पर, एफ ब्लॉक में, न कि डी ब्लॉक में. लेकिन जो ये गैप थी 57 के बीच में और 72 के बीच में, ये वही एलिमेंट्स हैं जो यहां पर आपके हैं सीरियम से लेके लिट्यूशियम तक. ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर अब हमें ये कहे कोई इनको लैंथनॉइड्स क्यों कहते हैं, वाई दे आर नोन एज लैंथनॉइड्स, वी कॉल देम लैंथनॉइड्स. हम इनको लैंथनॉइड्स इसलिए बोलते हैं, दे आर नोन एज लैंथनॉइड्स, they are known as lanthanoids
because they appear, इनकी जो पोजीशन है वो लैंथेनॉइड के बाद ही है. They appear after lanthanoid. Lanthanoid. Although lanthanoid F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, लेकिन इनकी जो ये स्टार्ट होते हैं ये लैंथेनाइड के बाद में ही स्टार्ट होते हैं. तो इनको हम इसलिए इसका सीरीज का नाम भी पड़ा है लैंथेनॉइड सीरीज. और इतना ही नहीं, ये जो लैंथेनॉइड है ऑल्दो ये F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन फिर भी जब आप आगे आगे देखोगे, जब हम इनको स्टडी करेंगे तो हम लैंथेनॉइड की भी बात करेंगे. ऑल्दो लैंथेनॉइड F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, कहां का एलिमेंट है? D ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन फिर बाद में हम इसको भी स्टडी इनके साथ ही करेंगे. हम यहां पर नोट करके रखेंगे, ऑल्दो लैंथेनॉइड LA लैंथेनॉइड इज नॉट F ब्लॉक एलिमेंट, ये F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बट is studied with F block elements. लेकिन इसको स्टडी किया जाता है किनके साथ ही? इनके साथ ही. क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज. बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज. लैंथेनम की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी मैच होती है सीरियम इस सीरीज के साथ. तो ऑल्दो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम इनको पढ़ेंगे ना सीरियम से ल्यूटीशियम, आप देखिएगा मैं सीरियम से ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा लैंथेनम से हमने ले लिया. ठीक है, लैंथेनम को पढ़ा जाता है, लैंथेनम जो एलिमेंट है वो इसको पढ़ा ही जाता है इस सीरीज में, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो इसलिए इसको पढ़ा जाता है. लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए लैंथेनम खुद एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है. ये कौन सा एलिमेंट है? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है. ये किस पे होता है कि डी ब्लॉक है कि एफ ब्लॉक है? ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसमें डी में जाता है, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक नहीं है. लेकिन फिर भी इसकी प्रॉपर्टीज मैच होती है, सिमिलैरिटी दिखाती है किन के साथ? एफ ब्लॉक वालों के साथ. तो हम इसको पढ़ेंगे इसके साथ ही. तो पहला पॉइंट यहां पर हमारा क्लियर हो गया कि इस सीरीज को लैंथेनॉइड क्यों कहते हैं. इस सीरीज को लैंथेनॉइड सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट होती है लैंथेनम के बाद ही, तो इसलिए इसका नाम पड़ा लैंथेनॉइड सीरीज. और लैंथेनम बेचारा खुद डी ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन पढ़ा जाता है किनके साथ? एफ ब्लॉक के साथ, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है एज दैट ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया डिस्कशन का. नाउ मूविंग टुवर्ड्स फर्दर, अगर हमें प्रॉपर्टीज को समझना है, इनकी प्रॉपर्टीज को समझना है, तो सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप समझिए तो आपका काम हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं सीरियम से ही. 58 इसका एटॉमिक नंबर 58 है, सीरियम है. इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ज़ीनॉन 4f1 5d1 6s2. तो ये इसके वैलेंस वाले दिखा रहे हैं. इसके बाद हम दूसरा ले रहे हैं 59 वाला, दैट इज प्रोजेंडाइनियम. प्रोजेंडाइनियम PR. इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ज़ीनॉन 4f2 4f3 2 ही नहीं, ऑल्दो आपका एक ही नंबर बढ़ा, लेकिन देखिए मैं यहां पर 3 लिख रहा हूं. 4f3 5d में कुछ नहीं, 0. मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी लाया, वो भी f में ही रखा 2, और एटॉमिक नंबर तो बढ़ा था ही ना, तो f में तो 2 होने चाहिए थे, लेकिन है 3. कहां से आया? d से इधर आ गया 6s2. इसके बाद 60 प्रोमीथियम सीरियम प्रोजेंडाइनियम. नेक्स्ट वन इज नियोडाइनियम ND. फोर F4 आप बढ़ाते जा रहे हो, 5d0 6s2.
61 प्रोमीथियम xenon 4f5 5d0 6s2। आप एक इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हो एफ में, बढ़ाते रहे हो। 62 प्रोमीथियम के बाद सीरियम, प्रोमीथियम, प्रोजेंडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समरियम। सिक्स 5d0 6s2। उसके बाद 63 समरियम, यूरोपियम, xenon 4f7 5d0 6s2। भरते जा रहे हो एफ ऑर्बिटल को। 64 गैडोलिनियम, जीडी गैडोलिनियम बोलते हैं इसको। 4f7 देखिए यहां पर आपने रोक दिया इसको, 7 यहां पर भी था, 7 यहां पर भी है, लेकिन यहां पर 5d1 डाल रहे हो आप 6s2। क्यों हुआ ऐसा, थोड़ा सा यहां पर निशान रख देते हैं, ये यहां पर नहीं चला जैसे हम चल रहे थे। 64 के बाद 65 हमारे पास आ गया, सीरियम आ गया, प्रोजेंडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम एंड नेक्स्ट इज द टर्बियम। फोर एफ अब क्या करेंगे, अब तो डालना है ना 8 आना चाहिए था, लेकिन हम डी से भी इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो 4f9 बनाएंगे, 5d को 0 कर देंगे, 6s2। तो ये आ गया 65 तक। 66 टर्बियम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज डाइसोप्रोसियम, dy 4f10 5d0 6s2। फिर से आप f को फिल करते जा रहे हो, ठीक है, फिर से हम f को फिल करते जा रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं लैंथेनाइड्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो लैंथेनाइड्स के बारे में चल रहा है। 66 67 मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहां से। 67 हमारे पास टर्बियम आ गया, डाइसोप्रोसियम आ गया, होलोमियम, होलोमियम कॉन्फ़िगरेशन है xenon 4f9 तक 10 भी आ गया हमारा, 11 5d0 6s2। 68 erbium, next is the erbium, ER, इसका सिंबल ER, xenon 4f12 5d0 6s2। 69 erbium भी हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट इज thulium, thulium 13 5d0 6s2। 70 ytterbium, लिट्यूशियम लास्ट वाला 71 लिट्यूशियम। 4f14 होल्ड किया इसने इसको यहां पर, 5d1 6s2। ये नहीं है कि इसमें हमने f में कोई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन f में 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो f में जाता है, ठीक है ना। ऑल्दो इस कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको लगता है कि d में अब एक इलेक्ट्रॉन d में बढ़ा है, बट जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो f में जाता है। d पहले फिल हो जाता है, दैट मीन उसके बाद ये f में आ जाता है फिल करने। वो आप इस पे भी देख सकते हो जो आपके रूल्स लगते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है। अब यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नजर डालते हैं तो दो चीजें हमें कंक्लूजन में मिलते हैं। इसमें जब पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा, एक दो चीजें नोट करने के लायक हैं कि हर बार जो इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन f में जाता है।
अगर आप इसकी भी बात करेंगे ना, 5d पहले फिल होता है फिर f फिल होता है। यहां तो Fe, यहां पर भी जहां पर d भी है, लेकिन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो सातवां इलेक्ट्रॉन f में जाना है ना, वो सातवां वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो f में ही जाएगा। तो इसलिए इन सब का नाम जो पड़ा, दिस इज एफ ब्लॉक सीरीज। ये जो नाम पड़ा एफ ब्लॉक सीरीज, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है, एफ में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in f orbital, so they are known as, तो हम क्या बोलेंगे इनको, are known as f block elements। ये हो गया कि इनको f block क्यों कहा आपने, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया, f में गया। ये हो गया एक पॉइंट आपने नोट करना है, इनको भाई f block क्यों कहा आपने। जैसे d block को कहा था क्यों उनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन d में जाते, तो इनको f block कह दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जनरल वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आउटर वैलेंस होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। ये ज़ीनॉन तक तो जो भी है वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये जो बाहर हम लिख रहे हैं ये पार्टिसिपेट करेगा। तो जनरल वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इनकी, देखिए s में 2 है, मैं ऐसे लिखता हूं NS2, हर किसी में s में 2 ही दिखेंगे आपको हर जगह पे, ठीक है ना। और डी में कितने हैं, लेकिन अगर ये 6 है तो ये 5 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा ना ऐसे n-1 डी। डी में कितने हैं, या तो 1 होता है या तो 0 होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे 0 to 1, ठीक है भाई। अब एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप कंटिन्यूअसली 1 से जाके कहां पर रुकते हो, 14 तक जा रहे हो, ठीक है ना। और एफ कहां है, 4 में, तो यहां पर लिखेंगे n-2, f इज 1 to 14। तो n-2 f1 to 14, n-1 d 0 to 1 ns2, वायर n इज, n को लिख दीजिए कि n क्या है, n इज 6, ये सारे 6 ही है ना। तो n-1 क्या होगा 5 और n-2 क्या होगा 4। तो ये जनरल में हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। इसको बोलते हैं जो लास्ट वाला है, इट इज एन आउटर। दिस इज द आउटर से पहले जो एक होता है दैट इज पेनल्टीमेट, और जो उससे भी पहले एक है नीचे, दैट मीन दैट इज एंटी पेनल्टीमेट। आउटर 6 हो गया आउटर, पेनल्टीमेट हो गया 5 और 4 हो गया एंटी पेनल्टीमेट। लेकिन ये सारे इसके वैलेंस शेल है, दैट मीन ये सारे के सारे पार्टिसिपेट हो सकते हैं बॉन्डिंग में। तो ये होगी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब एक दो जगह पे हमने गड़बड़ देखा, जब हम चल रहे थे ना इनको फिल कर रहे थे, तो एक दो जगह पे हमें गड़बड़ लगा। एक तो हमने यहां पर गैडोलिनियम में होना चाहिए था 4f8, लेकिन 8 नहीं गया, ये 5d में गया, इसने 7 को होल्ड किया। और यहां पर होना चाहिए था कुछ, दैट मीन 4f14 है और फिर 4f14 हो गया, लेकिन 5d में आ गया। तो 14 वाली और 7 वाली कॉन्फ़िगरेशन को ये लाइक कर रहा है, जैसे कि क्योंकि 2 बार आ रहा है ना 4f7, इसने इसको रिपीट कर दिया। यहां पर 4f14, तो इन दो कॉन्फ़िगरेशन को ये प्रेफर कर रहा है। क्यों प्रेफर कर रहा है, अगर आप f ऑर्बिटल की बात करें, f ऑर्बिटल जो होता है उसके 7 लेवल्स होते हैं सेम, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे होता है 7। तो अगर ये 7 है, इसका सीधा मतलब है कि अगर आप इसमें 7 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 मतलब हो गया ना कि हाफ फिल्ड। और अगर आपने 14 डाला, 14 मतलब क्या हो गया, 14 मतलब हो गया कि आप फिर से इसमें डाल रहे हो, 14 हो गया कंप्लीटली फिल्ड। तो इसने यहां पर ये क्यों दिखाया, गैडोलिनियम वाई शो 4f7 एंड ल्यूटीशियम वाई शो 4f14, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना। ये जो गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम शोज, जबकि नहीं होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था कुछ, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम शोज 4f7 4f14 कॉन्फ़िगरेशन, किस वजह से, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं 4f7 और 4f14, ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो इन पे कोई सवाल नहीं उठेगा कि ऐसा क्यों हुआ। दैट मीन आप यहां पर क्यों नहीं कह रहे हो कि सर गैडोलिनियम में क्यों 4f7 नहीं रहा, 4f8 क्यों नहीं गया। इसने इसको होल्ड किया, 4f7 को होल्ड क्यों किया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बचती है इससे।
ऐसे ही आगे जाके लिटिशियम में भी हुआ। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर हुई। 4s7 दो बार है यूरोपियम गैडोलिनियम, 4f14 दो बार है यूटरबियम लिटिशियम। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने यहां पर सारी चीजें देखी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, अब प्रॉपर्टीज की बात होगी। ऑल्दो उतना डिटेल जितना डी ब्लॉक हमने पढ़ा उतना डिटेल इसमें है नहीं, बट कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जब प्रॉपर्टीज की आएगी, लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज आप स्टडी करने जाओगे, सबसे पहला पॉइंट आपको जो नोट करना है दैट इज, वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। ऑल्दो मैंने डी ब्लॉक पे भी आपको पढ़ा है, यहां पर भी पढ़ाएंगे, और वहां उसके ये जो पढ़ना है आपको ये नोट करके रखना है, प्रॉपर वर्डिंग इसकी नोट करके रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएगा। लैंथेनॉइड क्या होता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्टडी मतलब हो गया रेगुलर, decrease in the atomic or ionic size from lanthanum to lutetium। देखिए मैं लैंथेनम से स्टार्ट कर रहा हूं, ऑल्दो लैंथेनम या ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लैंथेनम टू लिटिशियम और लैंथेनम 3 पॉजिटिव टू लिटिशियम 3 पॉजिटिव, ये हो गया आयनिक, ये हो गया सीधे एटॉमिक। स्टडी रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयनिक साइज, दैट मीन कह रहे हैं कि साइज डिक्रीज होता है कहां से कहां, लैंथेनम टू लिटिशियम या लैंथेनम 3 पॉजिटिव टू लिटिशियम 3 पॉजिटिव, तब आएगा आयनिक साइज। ये जो स्टडी रेगुलर डिक्रीज है, दैट मीन फॉर एग्जाम्पल रेगुलर मतलब होता है एब्रप्ट चेंज नहीं होता। लैंथेनम से लिटिशियम, फॉर एग्जाम्पल लैंथेनम अपने स्टार्ट किया, लैंथेनम से आप सीरियम पे गए, डिक्रीज हो गया। सीरियम से गए, नेक्स्ट कौन है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेंडाइमियम, फिर से डिक्रीज हो गया, उतना ही डिक्रीज हो गया जितना पहले हुआ। देखिए मैं आपको एक ग्राफ के दिखाता हूं। साइज, आयनिक साइज, एटॉमिक नंबर। आयनिक साइज एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ। फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि आपके पास पहला है लैंथेनम 3 पॉजिटिव, उसका कुछ साइज होगा लैंथेनम 3 पॉजिटिव। अब उसके बाद कौन आएगा, सीरियम। सीरियम में कम साइज है, सीरियम 3 पॉजिटिव, यहां से यहां तक डिक्रीज हो गया, फिर जाके डिक्रीज हो गया उतना ही जितना यहां से यहां तक है। उसके बाद हमारे पास कौन था, प्रोजेंडाइमियम 3 पॉजिटिव, उसके बाद फिर डिक्रीज नियोडाइमियम, प्रोमीथियम। डिक्रीज जो है ना वो बराबर है रेगुलर डिक्रीज, उसी को बोलते हैं स्टडी डिक्रीज या रेगुलर डिक्रीज आप कह सकते हो। ऐसे ही ये कंटिन्यूअसली बात चलेगी, रेगुलर डिक्रीज होता जाएगा जब तक आप लास्ट में पहुंचेंगे किसके पास, लिटिशियम के पास पहुंचेंगे। इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन है स्टडी रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक, और एटॉमिक हो या आयनिक साइज हो, फ्रॉम लैंथेनम टू लिटिशियम और लैंथेनम टू 3 पॉजिटिव टू लिटिशियम 3 पॉजिटिव। लेकिन इसके साथ एक चीज इसमें नोट करके रखिएगा, ऑल्दो द डिक्रीज इज लेस, द डिक्रीज इज लेस। डिक्रीज तो होता है लेकिन डिक्रीज दैट मीन्स कम है, उतनी भी ज्यादा नहीं है, दैट मीन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी सी फर्क है इनके साइजेस में आपस में। पहली बात डिक्रीज तो हो गया, लेकिन जो डिक्रीज हो रहा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, उतना ज्यादा तेज डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसके पीछे दैट मीन इसका हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम डाटा से दिखाए आपको, सीरियम जो आपके पास लैंथेनम है, लैंथेनम का साइज होता है 183 पिकोमीटर। लैंथेनम जो है 183 पिकोमीटर इसका साइज,
पिकोमीटर हो गया 10⁻²। अगर आप ल्यूटीशियम की बात करें, इट इज 171 पिकोमीटर। ठीक, तो फर्क कितना है लैंथनम से ल्यूटीशियम? तो डिक्रीज तो हो गया, लेकिन कितना फर्क है? 11 का फर्क, 11 पिकोमीटर। दैट मीन आप यहां से यहां तक चले 11 पिकोमीटर्स का फर्क हो गया। सो डिक्रीज इज, देयर इज डिक्रीज, बट द डिक्रीज इज लो, लेस, डिक्रीज इज लेस। दिस इज लैंथनम कॉन्ट्रैक्शन। पहले डेफिनेशन इसकी, ए स्टडी रेगुलर डिक्रीज किसमें? एटॉमिक में, आयनिक साइज में। कहां से कहां तक? लैंथनम से ल्यूटीशियम तक, लैंथनम से ल्यूटीशियम तक, चाहे एटम हो चाहे आयन हो। डिक्रीज है, लेकिन डिक्रीज क्या है? स्लो है, लेस है। चलिए अब पहले रीजंस देखते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई देयर इज अ डिक्रीज। जब भी आपको साइज को एक्सप्लेन करना है तो आपको पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है, जो बार बार मैं आपको कह रहा हूं, एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। इसके पीछे रीजंस क्या है? एक्सप्लेनेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटा क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? बार बार बता चुका हूं, नेट अट्रैक्शन बाय विच न्यूक्लियस कैन हेल्ड its outermost electron, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन, बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इसको ये न्यूक्लियस कितना खींच रहा है? नेट अट्रैक्शन। अरे क्यों खींचेगा? ये पॉजिटिव है इसलिए खींचेगा। लेकिन ये इसका पॉजिटिव होना ही यहां काफी नहीं है, यहां और भी चीजें आती हैं। दैट मीन्स कि बीच में भी इलेक्ट्रॉन है। ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स करेंगे ना शील्डिंग। तो इतना ही काफी नहीं है कि आप देखोगे कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, आपको बीच में देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं। वो कितने का मतलब कि वो कितना शील्ड कर रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हम दिखाते हैं बेटा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S। Z क्या हो गया? न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, या जिसको आप एटॉमिक नंबर कह सकते हो। प्रोटॉन होता है ना एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कितने हैं वहां पर, उनका चार्ज कितना है, न्यूक्लियर चार्ज। और S क्या हो गया? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर Z बढ़ा, ये इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है, प्लस टर्म है। अगर S बढ़ा तो ये इसको S का बढ़ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का घटना। तो Z बढ़ाता है, दैट मीन न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और S जो है, अगर S बढ़ा तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देगा। ठीक है ना? दो चीजें अपोजिट में। ठीक, अब अगर आप देखोगे तो आपको अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है तो आपको देखना पड़ेगा न्यूक्लियर चार्ज कितना है, और बीच में देखना पड़ेगा स्क्रीनिंग कितनी है। तब जाके आप देखोगे कि इसकी अट्रैक्शन कितनी है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, नेट अट्रैक्शन बाय विच न्यूक्लियस कैन हेल्ड इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर इसने इसको टाइटली पकड़ा, टाइटली खींचा तो साइज घट जाएगा, अगर टाइटली नहीं पकड़ा तो साइज बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये जो होता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर ये ज्यादा है तो साइज कम होगा, अगर ये कम है तो साइज ज्यादा होगा। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। तो सीधी सी बात, अगर हमें ये समझना है कि लैंथनम कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, तो हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझना पड़ेगा। चलिए, अब ये तो हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जब हम लैंथनम से आगे बढ़े या सीरियम से आगे बढ़े, सीरियम में क्या था आपका? एटॉमिक नंबर था 58, कॉन्फ़िगरेशन थी, जिनॉन को मैं छोड़ देता हूं, आउटर कॉन्फ़िगरेशन में बताता हूं, 4f1 5d1 6s2। ठीक है ना? नेक्स्ट कौन था आपके पास? प्रोटॉन डायनियम, 4f3 5d0 6s2, एटॉमिक नंबर 59। एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इसके बाद प्रोमीथियम के बाद आपके पास है नियोडायनियम,
एटॉमिक नंबर 60, कॉन्फ़िगरेशन 4f4, 5d 0, 6s2। ऐसे ही आप लास्ट में पहुंच जाओगे लैंथनम के पास या लिटिशियम के पास, जो मैंने आपको बना के रखा है, 4f14, 5d1, 6s2, एटॉमिक नंबर 71। तो जब आप सीरियम से जाके लिटिशियम तक जाते हो, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है। दैट मीन जेड इफेक्टिव को देखना है ना आपको, इसमें क्या क्या है, जेड माइनस एस। जेड बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, एक एक करके बढ़ता है, 58, 59, 60, उसके बाद 61, 62, 63, जो मैंने पूरी सीरीज पीछे बनाई, जेड बढ़ता है, एक एक करके बढ़ता है। जरा एस की बात करें, एस हो गया स्क्रीनिंग। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इस वाले और इसमें के फर्क क्या है इलेक्ट्रॉन्स में, इसका एक इलेक्ट्रॉन है एफ में, इसमें 3 है, इसमें 4 है, उसके बाद 5 होंगे, 6 होंगे, इसमें 14 है। दैट मीन्स जो इनकी आपस में फर्क है, एटॉमिक नंबर तो एक एक करके बढ़ता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ता है, एफ में, और वो भी क्या, एक एक करके। बट एफ में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो स्क्रीनिंग को उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि एफ की जो शेप है वो बहुत ही फैली हुई शेप है। दैट मीन्स जब कोई चीज फैली हुई है, जब कोई बहुत बड़ा कमरा होता है, उसमें जब कोई इंसान बैठता है तो उसका बैठना या ना बैठना कुछ ज्यादा समझ नहीं आता, क्योंकि अगर हॉल बड़ा है, हॉल में कोई आदमी बैठ गया, एक आदमी बैठ गया बड़े से हॉल में, तो समझ नहीं आता है कि कोई है वहां पर कि नहीं है। अगर उसमें 2 भी गए, 3 भी गए, 4 भी गए, 5 भी गए, बाहर से लगता है कि जैसे कि खाली ही है। दैट मीन दे डोंट कंट्रीब्यूट टू द स्क्रीनिंग। सो क्या हुआ, जब आप सीरियम से ल्यूटीशियम तक गए, जेड तो बढ़ा, एक एक बढ़ा, ज्यादा भी नहीं बढ़ा, एक एक बढ़ गया, 58, 59, 60, 61 ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन अब हम एस की बात करें, एस स्क्रीनिंग बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं, एफ। एफ क्या है, एफ इज द पुअर स्क्रीनर, इम्परफेक्ट शील्डिंग करता है, शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं करता है एफ। तो एस में कुछ खास चेंज हमने देखा नहीं, जेड में चेंज हो गया, लेकिन चेंज एक एक करके हो गया, तो एस की तो यहां बात होगी ही नहीं। तो सारा किस पे कंट्रोल है, जेड पे। आप जब सीरियम से ल्यूटीशियम तक गए, जेड बढ़ गया, जब जेड बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ गया। जेड इफेक्टिव का बढ़ना मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना साइज घट गया, ठीक है, साइज घट गया। लेकिन यहां पर यह भी साथ में कि जेड कितना बढ़ा, एक एक करके बढ़ा सर, 58, 59, 60, 61, जब एक एक करके बढ़ा, दैट उतना भी ज्यादा नहीं बढ़ा, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, साइज घट गया, लेकिन बहुत कम। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। So when we move from lanthanum to lutetium या cerium to lutetium, there is increase in effective nuclear charge. There is an increase in effective nuclear charge because of increase in nuclear charge. But the screening does not contribute because f orbitals are poor screener. तो ये रीजन है इसके पीछे जो हम नोट करके रखेंगे यहां पर। From lanthanum to lutetium, there is slight increase in slight, क्यों लिख रहा हूं, वो एक एक करके बढ़ा, slight increase in effective nuclear charge, क्यों, because of increase in atomic number, because of increase in nuclear charge हो गया atomic number, nuclear charge, and imperfect shielding of f electrons, f orbital electrons। ठीक है बेटा, तो लैंथनम से ल्यूटीशियम से जब हम गए तो इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि इंक्रीज हो गया न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन शील्डिंग का कुछ है नहीं, इम्परफेक्ट लिखा मैंने, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू विच
साइज डिक्रीज, उसकी वजह से साइज डिक्रीज हो गया, और साइज जब डिक्रीज हो गया वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो गया। दैट मीन डिक्रीज उतनी फास्ट नहीं है, स्लो डिक्रीज, उतनी ज्यादा चेंज नहीं आती है। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूरा समझिएगा, ये एग्जाम में पूछेंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इससे क्या क्या होता है, इससे क्या क्या हम इससे एक्सप्लेन और चीजें कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट, difficulty in separation of lanthanide ions. Difficulty in separation of lanthanide ions. देखिए क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल समझने की बात है, अगर आपके पास कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में आपके पास दो आयन्स हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ऐसे कुछ है, इनके साल्ट होंगे, वहां पर ए का भी आयन है, बी का भी आयन है, ठीक है, और नेगेटिव भी होंगे। मैं फिलहाल पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, यहां पर नेगेटिव भी होंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ए पॉजिटिव अमोनिया के साथ मिलेगा, लेट इट बी, ये अमोनिया के साथ मिलेगा, ये अमोनिया के साथ कंपाउंड बनाता है, और वो कंपाउंड प्रेसिपिटेट होता है, नीचे बैठता है, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठता है। तो सीधी सी बात, अगर ये बी पॉजिटिव अमोनिया के साथ नहीं मिलता, तो ए पॉजिटिव अमोनिया के साथ मिला, इसने इसको प्रेसिपिटेट कर दिया, नीचे बैठ गया, तो मैं इनको अलग अलग कर सकता हूं ना, क्योंकि ए वाला अलग हो गया, बी वाला अलग हो गया। आपने कैसे इनको अलग किया, क्योंकि ये ए अमोनिया के साथ मिलता था, लेकिन ये बी अमोनिया के साथ नहीं मिलता था, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। उसको आपने यूटिलाइज किया इनकी सेपरेशन में, आपने ए को अलग निकाल दिया और बी को अलग कर दिया। लेकिन देखिए यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां पर प्रॉब्लम ये है कि इनका जो साइज है ना वो सिमिलर है ना, दैट मीन थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उतनी भी ज्यादा फर्क नहीं है। द डिक्रीज इज स्लो, जो मैं अभी लिखवा रहा था, द डिक्रीज इज स्लो एज देयर साइजेस आर सिमिलर। थोड़ी सी फर्क है, डिक्रीज हो गया, लेकिन उतनी ज्यादा फर्क नहीं है। एज देयर साइजेस आर सिमिलर, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, उसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, आर सिमिलर। उससे क्या होगा, डिफिकल्ट टू सेपरेट, दैट मीन आपको मुश्किलात होगी इसको अलग अलग करने में, इनके आयन्स को। मतलब हो गया कि फॉर एग्जाम्पल समझने की बात है, अगर सीरियम अमोनिया के साथ मिलता है तो लिटिशियम भी अमोनिया के साथ मिलता है, फिर अलग कैसे करोगे इनको, क्योंकि प्रॉपर्टी सिमिलर है, एक जैसे सब, जो एक अगर एक के साथ मिलता है दूसरा भी उसके साथ मिलता है, तो इनको वहां से सेपरेट करना मुश्किल है। तो हम क्या बोलते हैं इनके लिए, हम अब एक टेक्निक याद रखिएगा, ऑल्दो नॉट डिस्कसिंग हियर, आयन एक्सचेंज मेथड होता है जिनसे इनको सेपरेट किया जाता है। आयन एक्सचेंज मेथड याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आयन एक्सचेंज मेथड से इनको सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेशन आप ये यूज कर सकते हो सेपरेशन के लिए। नॉर्मली अदर मेथड्स में आप डिफिकल्टी फाउंड करोगे इनको सेपरेट करने में। किस वजह से, क्योंकि इनका साइज लगभग सिमिलर है। वो क्यों हुआ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सेकेंड पॉइंट, similarity in the sizes of 4D and 5D transition series elements। ये मैं आपको वहां पर भी पढ़ा चुका हूं, वहां पर मैंने नोट नहीं करवाया, लेकिन यहां पर पूरा देखिएगा। Similarity in the size of 4D and 5D transition series elements, पूरा नोट कीजिएगा, वहां पर भी मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर देख लीजिए आप एक बार इसको। We have, अगर हम इसकी बात करें 3D सीरीज की बात करें, 3D में हमने पढ़ा था, जो 3D सीरीज है वो स्टार्ट होती है, अगर याद होगा आपको, स्कैंडियम, उसके बाद
टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, और ये चलता जाएगा, लास्ट में पहुंचेगा जिंक पे। ऐसे ही हमारे पास 4D सीरीज है। 4D सीरीज यूटेरियम से स्टार्ट होगा, फिर जिरकोनियम, फिर नियोबियम, फिर ये चलता जाएगा, पहुंच जाएगा कैडमियम तक। 5D सीरीज में हमारे पास है लैंथनम, फिर हैफनियम, फिर टेंटालम, फिर जाके ये चलता जाएगा ये मरकरी तक, जो हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23 और ऐसे ये चलता जाएगा। इसका भी ऐसे ही है हमारे पास 39 सम राउंड अबाउट, 39, 40, 40, 41 ऐसे ये चलता जाएगा। फिर ठीक, उसके बाद हमारे पास लैंथनम है। लैंथनम हमारे पास जो है इसका एटॉमिक नंबर है 57 और यहां पर है 71, यहां पर गैप है, इनमें गैप नहीं थी, इसका 72, फिर ये चलता जाएगा ऐसे ही। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें, स्कैंडियम की बात करें, इसका यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, स्कैंडियम, इसका साइज की बात करेंगे। स्कैंडियम का साइज यहां पर नोट करवा रहा हूं। स्कैंडियम का साइज है 144 पिकोमीटर, यूटेरियम का साइज है 188 पिकोमीटर, 180 पिकोमीटर, लैंथनम का साइज है 188 पिकोमीटर। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, बढ़ रहा है ना, बढ़ गया 44, 180, 188। इसके बाद टाइटेनियम का देख लीजिए। टाइटेनियम का है 132 पिकोमीटर, जिरकोनियम का है 160 पिकोमीटर, और उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो गया ये हैफनियम, इसका है 159 पिकोमीटर। वेनेडियम, वेनेडियम का ये हमारे पास है 122, नियोबियम का 146, टेंटालम 146। क्या प्रॉब्लम हो रही है देख लीजिए आप, ये डाटा को पूरा देख लीजिए। स्कैंडियम, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं नॉर्मल में, अगर किसी भी आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, नॉर्मल में हम देखते हैं कि साइज जब नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, सेल नंबर बढ़ता है ना, तो इसलिए स्कैंडियम से यूटेरियम, चलिए ठीक है 144 से 180, यूटेरियम से लैंथनम ज्यादा नहीं है लेकिन बड़ा 180 से 188। यहां देखिए 132, 160, 159, लेकिन उतना डिक्रीज ही हो गया, एक नंबर डिक्रीज ही हो गया। यहां पर देखते हैं, और लेकिन फर्क नहीं है, 160, 159 अप्रोक्सीमेटली मानेंगे सेम। वेनेडियम 122, 146, टेंटालम 146, 146, 146 सिमिलर। दैट मीन क्या हो गया, हम ऐसे कहेंगे ना, सिमिलैरिटी इन द साइज ऑफ 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स। 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स की साइज में सिमिलैरिटी आ गई। ये सिमिलैरिटी क्यों आ गई? क्योंकि बीच में जो इसको बढ़ना चाहिए था ये बढ़ा नहीं। ये जो आपके पास है जिरकोनियम से हैफनियम तक, यहां था ना, अगर आपको याद होगा, अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अभी इसकी, आपके पास स्कैंडियम था, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 3D 1,4s2, यूटेरियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 4D 1 5s2, उसके बाद लैंथनम की जो है दैट इज 5D 1 6s2। ठीक है, ये था हमारे पास इन तीनों का। जब हम इन तीनों का देखते हैं, टाइटेनियम, टाइटेनियम का है 3D 2 4s2, उसके बाद है जिरकोनियम, उसके नीचे 4D 2 5s2। लेकिन जब आप हैफनियम की बात करते हो, यहां पर आपको 4f14 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में गैप है ना। वो कौन से एलिमेंट्स लेते हैं? दैट मीन लैंथनम के बाद आपके पास सीरियम है, प्रोटोनडाइनियम, नियोडाइनियम, लिटिशियम, फाइनली आप पहुंच जाओगे हैफनियम। लेकिन तब तक तो 4f फिल हो गया ना सारा। 4f14, 5D2 6s2, इनमें भी 5D2 6s2, जैसे इनमें D था, आपके पास S था, लेकिन इसमें ये एडिशनल आ गया 4f14। और F जो होता है ना, वो पुअर स्क्रीनर होता है। दैट मीन्स उसकी वजह से क्या हो गया, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ा ही नहीं। जब आप यहां से यहां तक गए, यहां से यहां, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ा ही नहीं, सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया।
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ने का, दैट मीन अल्टीमेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ने का क्या होगा, ये साइज जितना बढ़ना चाहिए था नीचे जाके ये उसको बढ़ने ही नहीं देता, ये कांस्टेंट रह जाता है। तो हम बोलते हैं सिमिलैरिटी इन द साइज ऑफ 4D एंड 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस चीज को आप फिर से जो हम पर डी ब्लॉक में मैंने पढ़ाया है वहां पर एक बार देख लीजिएगा, वहां पर मैंने फिर उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से एक्सप्लेन किया है, तो उस पार्ट को आप फिर से देख लीजिएगा यहां पर। लेकिन ये हुआ क्यों, क्योंकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो ये एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स जाने का मतलब लैंथनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। Just I will refer here. You people should follow the lecture of transition elements में मैंने ये चीज पूरी एक्सप्लेन की है on the basis of effective nuclear charge, वहां पर आप देख सकते हो। लास्ट पॉइंट इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका थर्ड पॉइंट, द बेसिक कैरेक्टर्स of the hydroxides of lanthanoid series elements decreases from lanthanum to lutetium। That means क्या बात है, lanthanum हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सीरियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ऐसे ही प्रोजेंडाइमियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही चलेगी ना बात, कहां लास्ट में ल्यूटीशियम तक पहुंच जाएगी OH3। इनका बेसिक कैरेक्टर देखा गया है कि डिक्रीज होता है। दैट मीन्स व्हेन वी मूव अक्रॉस द सीरीज, इनका जो हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर है वो देखा गया है कि वो डिक्रीज होता है। क्यों? When we move from lanthanum, इसमें हर जगह पे lanthanum 3 पॉजिटिव है ना, OH नेगेटिव होता है। When we move from lanthanum 3 positive to lutetium 3 positive, their size decrease, lanthanide contraction की वजह से their size decrease। जब साइज डिक्रीज हो गया, कैटाइन का जब साइज डिक्रीज होता है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है। कैटाइन का फेजांस रूल है, कैटाइन का जितना साइज घटता है, कोई साल्ट अगर आप देखोगे उसमें अगर कैटाइन का साइज घटता है, साइज घटने से उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है। When we move from lanthanum to lutetium, their size decreases, hence कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। फेजांस रूल यहां पर मैं नोट करवा रहा, फेजांस रूल से है। अब जब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ गया तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कोवलेंट जब आप इसको पानी में डालोगे वो जल्दी जल्दी टूटेगा नहीं, आयनिक अगर होता तो जल्दी टूटता। हेंस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हमारे पास होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इनमें से ज्यादा अच्छी बेस देखिए कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये बड़ा है ना, लिथियम से बड़ा है ना, साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने का मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम है, कोवलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। याद रखिएगा, ये हम वहां पर भी पढ़ते हैं एस ब्लॉक में। अगर हमारे पास लिथियम, फिर से कह रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनमें से ज्यादा बेसिक कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? लिथियम जो है वो छोटा है, छोटा होने का मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। जो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ये जल्दी जल्दी से OH को नहीं देगा, जब OH को जल्दी से नहीं देगा तो इसमें बेसिक कैरेक्टर उतना नहीं है। तो यही बात हो रही है, जब हम लैंथनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता है। जब साइज डिक्रीज हो गया मतलब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ा, जब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया आयनिक कैरेक्टर घट गया, तो बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। दिस इज ऑल अबाउट द लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन।